Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 10. Welcome back to today's lecture of computer. As we are studying chapter number 1, and we have covered two topics so far. One was about problems, defining a problem and planning its solution, and the other one was algorithm. We have studied a bit detail of algorithm in the last class, like what it is basically and how efficient it is in problem solving, and what kind of measures do we take to select the best algorithm from the planned algorithm of any problem. So we have studied it is a step-by-step procedure of solving a problem. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी जो प्रोग्राम है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए उसका पहले एल्गोरिथम बनाया जाता है, देन दैट एल्गोरिथम इज कन्वर्टेड इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. And who does that job? Computer programmer converts that algorithm into programming language using any programming tool. I have given you an example, an assignment as well to practice as an algorithm. आप लोग खुद उसका algorithm लिखते, आप लोगों को समझ आती कि what it is basically. तो आज के लेक्चर में आपकी बुक में क्योंकि काफ़ी सारी एल्गोरिथम्स की एग्जांपल्स हैं, एंड आई जस्ट डिसाइडेड कि हम उन सब तमाम एल्गोरिथम्स को एक जगह कंबाइन करके हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वाज एंड हाउ इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एन एल्गोरिथम, ताकि वन बाय वन हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. The first problem that is listed in your book for algorithm is to find the sum product in average of given of 5 given numbers. आपको 5 नंबर्स दिए जाएं, उनका आपने सम भी फाइंड आउट करना है, उनका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है और उनका एवरेज भी फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम का, दिस इज अ प्रॉब्लम ना, इसको हमने समझा कि हमें 3-4 चीज़ें इसके अंदर फाइंड करनी है, 3 चीज़ें, और हमने उसका सोल्यूशन प्लान कर लिया कि सबसे पहले सोल्यूशन में क्या आएगा कि 5 नंबर्स आएंगे. इनपुट जो है वो हमारे पास आएगी जो कि 5 नंबर्स होंगे. फिर हमने उनका क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट उसकी जो आएगी उन 5 नंबर्स की, दैट वुड बी सम प्रोडक्ट इन एवरेज ऑफ 5 नंबर. प्रोसेसिंग फिर हम उसकी डिफाइन करेंगे कि प्रोसेसर क्या होगी, सम में एडिशन करेंगे, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और एवरेज में क्या करेंगे कि नंबर्स का सम जो है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर्स के साथ. ठीक है, सो हमने सोल्यूशन को प्लान कर लिया. अब हम इसका एल्गोरिथम डिफाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ. तो एल्गोरिथम का हमेशा फर्स्ट स्टेप आपके पास स्टार्ट होगा, लास्ट स्टेप जो है वो आपके पास स्टॉप होगा. तो स्टेप 1 हम लेंगे स्टार्ट, वी विल स्टार्ट विद द प्रोसेसिंग, और हम क्या कर लेंगे, 5 नंबर्स ले लेंगे ABCD and E, उनको हम 1 बाय 1 वैल्यूज असाइन कर देंगे. अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई भी ये जो ABCDE हैं, ये बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स हैं. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अभी आप लोग आगे सीखने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जब कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है कि ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू है अगर हमें लेने को कही जाए या उस वैल्यू के प्रोसेसिंग के लिए कहा जाए, तो उस वैल्यू को हम हमेशा वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं. यहाँ पे भी 5 वैल्यूज उसने मैथ्स की फॉर्म में अलग अलग से नहीं लिखी, 2, 5, 8, 7 उसने अलग से नहीं लिखा. उसने क्या किया, 5 वेरिएबल्स लिए और उनके अंदर उन वैल्यूज को स्टोर करवा दिया. वो वेरिएबल्स कोई से भी हो सकते हैं, A to Z में से कोई सा भी आपके पास जो अल्फाबेट है वो एज अ वेरिएबल यूज हो सकता है. तो उसने 5 वेरिएबल्स लिए. पहला उसके ऊपर, अब स्टेप 1 यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया. वी विल परफॉर्म द स्टेप 2 इन विच वी विल ऐड दीज नंबर्स. तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर हम इन वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं. ABCD और E को हमने आपस में ऐड कर दिया. सम फाइंड आउट हो गया. Now we will move to the second thing which was product. तो हम step 3 लेंगे, find the product. Product के अंदर हम क्या करेंगे, we will simply multiply these 4 variables, these 5 variables with each other. A को B से multiply, B C से C D और E के साथ. Static sign in computer is used for multiplication symbol. वैसे तो क्रॉस साइन होता है मैथ्स में, बट इन
कंप्यूटर स्टैटिक साइन इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी होगी। अब क्या करना है, उसने एवरेज फाइंड आउट करनी है, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट वुड बी स्टेप 4, जिसके अंदर हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है। हमने उसको डिफाइन किया स्टेप 4 को कि हम इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं, वी विल डेफिनेटली फाइंड द एवरेज। हाउ विल वी फाइंड द एवरेज, वी विल डिवाइड द सम विद टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स व्हिच वर 5, तो हमने एवरेज का जो है वो फॉर्मूला लगाया। So this is how we have calculated three things in the plan in the given program, in the given problem. Step 5 में हमने sum, product और average को क्योंकि हमने calculate कर लिए हैं तो उसको as output भी हमने obviously show करना है। तो step 5 में हमने आउटपुट शो कर दी और स्टेप 6 पे हम स्टॉप करके बिकॉज वी आर डन विद द एल्गोरिथम ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ एल्गोरिथम इज रिटन। अब जब आपके पास आगे डेव C++ को आप यूज करेंगे, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को जब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसी प्रोग्राम को आप, इसी एल्गोरिथम को आप प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसी तरीके से वेरिएबल्स लेके और फॉर्मूलाज लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एल्गोरिथम, लेट्स सी व्हाट इट हैज फॉर अस। एल्गोरिथम 1 तो हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड वन, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। 3 नंबर्स आपको गिवन है, तीनों इक्वल नहीं है, ये नहीं कि तीनों सेम नंबर है, ठीक है, 3 डिफरेंट नंबर हैं जैसे उसने नीचे गिवन किया हुआ है। लेट्स सपोज वो 3 नंबर 10, 20, 30 हैं। तो फाइंड द लार्जेस्ट, उन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका जो है वो प्लान कर लेते हैं कि इसकी इनपुट्स क्या होंगी, इसकी आउटपुट क्या होगी और इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, ठीक है। इनपुट क्या होगी, 3 नंबर्स होंगे, आउटपुट क्या होगी, लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक है। आउटपुट वो होगी ना जो हमें चाहिए, आउटपुट होगा लार्जेस्ट नंबर और प्रोसेसिंग क्या होगी, कंपैरिजन ऑफ दीज नंबर्स विद ईच अदर, ठीक है। 3 नंबर है तो तीनों का एक दूसरे से कंपैरिजन होगा, ये हमारे पास प्रोसेसिंग है कि नहीं, ये हम उसके ऊपर काम करेंगे। सो we have planned the solution. Now we will convert that solution into algorithm, which is a step-by-step or sequence of steps that is used to solve a problem. Obviously step 1 would be start. तो सबसे पहले स्टार्ट लेने के बाद उसने 3 वेरिएबल्स लिए A, B, C, उन तीनों को वैल्यूज असाइन की 10, 20 एंड 30। A को 10 वैल्यू असाइन की, B को 20 वैल्यू असाइन की और C को उसने क्या किया है, 30 वैल्यू असाइन की, ठीक है। स्टेप 2 पे उसने क्या किया, चेक इफ A इज लार्जर नंबर, ठीक है। अब जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले देखो हमारे पास 3 कंडीशंस है ना, तो हमारे पास इसके जो है वो बेसिकली 2 मेन कंपैरिजन बनेंगे कि या तो हम A को B से भी कंपेयर करें और A को C से भी कंपेयर करें, ठीक है। फिर हम B को C से भी कंपेयर करें और B को हम A से भी कंपेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले उसने A से स्टार्ट किया। सबसे पहले हम देखते हैं क्या A जो है वो बड़ा नंबर है, तो हमने 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया एंड 20 को फिर हमने 30 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एंड ये जो चीज आपके पास यूज हो रही है, इसको मैं हाईलाइट आपके पास कर देती हूँ। ये आपके पास वही जो एंड जो हमने गेट्स पढ़े थे कि जिसके अंदर ये दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास ट्रू होगी तो आंसर जो है वो ट्रू आएगा। तो हमने यहाँ पे A का कंपैरिजन किया B के साथ और A का कंपैरिजन किया C के साथ। अगर तो ये दोनों से बड़ा है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाए, A। अदरवाइज गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 में जो है वो क्या करेगा, इसका कंपैरिजन B के साथ, B का कंपैरिजन करेगा, ठीक है। स्टेप 3 उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेप 7 हमारे पास दैट इज के आंसर हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी कि A लार्जेस्ट नंबर है और उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेप 7 इस वजह से उसने यहाँ पे लिखा है। इन केस ये वाली अगर ये वाली पूरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो हम जो है वो डायरेक्टली स्टेप 3 पे जाएंगे, वहां से हम स्टेप 7 पे जाएंगे। स्टेप 7 क्या बताता है कि लार्जेस्ट नंबर ये है, यानी कि A होगा और हम प्रोग्राम स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे, यानी कि हम स्टेप नंबर 3 को स्किप कर देंगे। स्टेप 4 क्या कहता है, अब वो B का कंपैरिजन करेगा। अब वो B को A से भी कंपेयर करेगा और B को C से भी कंपेयर करेगा। अगर तो ये दोनों, इसके अंदर भी उसने एंड यूज किया, अगर ये दोनों नंबर से बड़ा होता है तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाए कि लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, B। अगर तो ऐसा हो जाता है तो वो क्या करे,
स्टेप नंबर 7 के ऊपर चला जाए, अगेन बी को एज अ लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो किस स्टेप के ऊपर जाए, स्टेप नंबर 6 के ऊपर। स्टेप नंबर 6, ए भी कंपेयर हो गया और बी भी कंपेयर हो गया, पीछे कौन सा नंबर रह गया, सी। ए भी जब ग्रेटर नहीं है, बी भी जब ग्रेटर नहीं है, तो कौन सा नंबर हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा, सी। तो स्टेप 6 जो है वो क्या बता रहा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सी। और उसके बाद जो है वो हमारे पास उसको डिस्प्ले कर देगा एज अ लार्जेस्ट नंबर, और स्टेप 8 वुड बी stop. So this is how comparison would be done between three numbers. ठीक है, तीनों नंबर को कंपेयर किया और उसमें से कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नंबर बड़ा है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। Moving on to the next algorithm, which is find acceleration of a moving object for given mass and the force applied. आप लोग फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होगा कि एक्सेलरेशन किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो हमें जो है वो क्या चीज चाहिए, फाइंड एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड क्या दो चीजें हमें चाहिए, मैस एंड फोर्स। तो हम इसका सोल्यूशन प्लान कर लेते हैं जिसके अंदर हमें क्या दो चीजें चाहिए, मैस चाहिए और फोर्स चाहिए। रिक्वायर आउटपुट क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होगी कि हम फोर्स को मैस से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसके अंदर फोर्स को मैस से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। सोल्यूशन प्लान हो गया, अब उसका एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम में स्टेप 1 क्या होगा, स्टार्ट। फिर हम क्या करेंगे, मैस की वैल्यू देंगे। हम कहते हैं मैस m है जिसके अंदर 50 वैल्यू है, फोर्स f है जिसके अंदर 12 वैल्यू है। स्टेप 2 क्या होगा, अब स्टेप 1 में वैल्यूज आ गई, स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे जिसके अंदर हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। वो क्या करेगा, ये फॉर्मूला 12 को 50 से डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो एज आउटपुट डिस्प्ले, यानी एक्सेलरेशन को, ये जो a है इसको एज आउटपुट डिस्प्ले कर देगा एंड देन स्टॉप। अवर एल्गोरिथम इज डन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। आप लोग हर नेक्स्ट एग्जांपल के साथ आप लोगों को एल्गोरिथम जो है वो मजीद क्लियर होता जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। वो क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब क्या होता है हमारे पास, ठीक है, क्यूब की हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो है इसके लिए क्यूब की जो लेंथ होती है वो हमें पता होनी चाहिए। उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए ना, जैसे सम के लिए था तो हमें सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्यूब का वॉल्यूम जो फाइंड आउट करते हैं ना उसका फॉर्मूला होता है लेंथ का क्यूब, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ अगर हम करें तो हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम आ जाता है। तो इसलिए हमें इनपुट सिर्फ लेंथ चाहिए होगी, आउटपुट क्या चाहिए है, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए। प्रोसेसिंग हमने क्या करनी है कि साइड्स ऑफ जो क्यूब है, जो लेंथ है यानी कि उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी पावर 3 ले लेंगे। ठीक है, जो साइड्स यानी कि जो लेंथ है क्यूब की उसकी पावर 3 ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम को, स्टेप 1 स्टार्ट, और हमने स्टार्ट करते ही लेंथ को क्या वैल्यू दे दी, लेंथ को हमने एल वेरिएबल से डिनोट किया। ठीक है, कि ये जो है एल वेरिएबल बताता है कि ये लेंथ है जिसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू है, 12। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि क्यूब का जो फॉर्मूला है, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का वो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एल का क्यूब, एल मल्टीप्लाई बाय एल। कैलकुलेट होगी हमारे पास आउटपुट, आउटपुट को हमने डिस्प्ले कर दिया एंड वी विल स्टॉप। देन दिस इज हाउ वी आर डन विद द algorithm of finding a volume of a cube. Let's move to the next example. आगे आपके पास जो है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स आती जाएंगी, लेकिन हम अभी इनको सिर्फ समझ रहे हैं, हम इनको कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि एल्गोरिथम किस तरीके से लिखा जाता है। यही प्रॉब्लम सारी जब आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये तो बहुत आसान है इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल when the length of height and base are given। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड आउट करना है। क्या चीज आउटपुट हमारे पास होनी चाहिए, एरिया, और इनपुट्स क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए और बेस होनी चाहिए। ठीक है, तो इनपुट हमने क्या ले ली, हाइट ले ली और बेस ले ली हमने ट्राइंगल की। रिक्वायर्ड आउटपुट हमारे पास क्या होनी चाहिए, अच्छा यहाँ पे मतलब कि हाइट और बेस आर द लेंथ्स ऑफ एरिया। लेंथ आपके पास अलग से वेरिएबल नहीं है।
रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल। प्रोसेसिंग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट को बेस के साथ और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे क्यूब को का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था ना एल का क्यूब, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, स्टार्ट लिया, उसके अंदर हमने हाइट को 2 वेरिएबल ले लिए, हमने 2 वेरिएबल एच ले लिए और बी ले लिए। हमने क्या किया, एच को 10 वैल्यू असाइन कर दी, बी को 15 वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया एरिया। एरिया का हमें फॉर्मूला अभी हमने क्या बात की, क्या फॉर्मूला है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। बेस की क्या वैल्यू थी 15, हाइट की क्या वैल्यू थी 10, उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास आउटपुट आ गई जो कि हमने ए वेरिएबल के अंदर फाइंड आउट की है और हमने आउटपुट यानी ए वेरिएबल को डिस्प्ले कर दिया। एंड वी आर डन विद द एल्गोरिथम ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ triangle. Moving on to the next problem, which is a bit complicated and which is a bit lengthy. Read marks M and print letter grade according to the following. एक स्टूडेंट के मार्क्स हमने रीच करने हैं किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है। मार्क्स जो है वो एम वेरिएबल से डिनोट होने चाहिए, ठीक है। आपके पास एम वेरिएबल जो है वो मार्क्स को डिनोट करेगा और एक गिवन क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया गिवन है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्क्स असाइन होने हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी ये आपके पास ये जो सारा कॉलम बना हुआ है कि आपके पास क्वेश्चन है, ये क्राइटेरिया गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या कहते हैं कि अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, या तो 80 है या 80 से ज्यादा है या 100 या 100 से कम है। 80 और 100 के बीच में है तो कौन सा ग्रेड मिले उसको, A1। 70 और 80 के बीच में है तो कौन सा ग्रेड उसको असाइन हो, A। 60 और 70 के बीच में है तो कौन सा ग्रेड असाइन हो, B। 50 और 60 के बीच में मार्क्स तो C ग्रेड असाइन हो। 40 और 50 के बीच में है तो आपके पास D ग्रेड असाइन हो। 33 एंड 40 के बीच में है तो E असाइन हो, और 0 से लेकर अगर 33 है तो उसको कोई भी ग्रेड असाइन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो एज अ फेलियर कंसिडर होगा। आप लोग भी देखें, आप लोगों को जो मार्क्स असाइन मार्क्स मिलते हैं, जब आपके रिपोर्ट कार्ड बनता है उसके ऊपर आपके मार्क्स के अगेंस्ट ग्रेड्स लिखे होते हैं, तो वो ग्रेड्स इसी तरीके से डिफाइन किए होते हैं कि अगर 80 और 100 के बीच में नंबर है तो उसको ये वाला ग्रेड मिलना चाहिए। ये तो हमें अभी तक क्वेश्चन मिला है। अभी हम इसका करते हैं सोल्यूशन प्लान। हियर इज अ बिग सोल्यूशन, अ बिट बिग सोल्यूशन। क्या है, इनपुट हमारे पास मार्क्स होंगे, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या होगी, ग्रेड, कि जो उन मार्क्स के अगेंस्ट जो है वो ग्रेड होगा। प्रोसेसिंग क्या करेंगे कि हम मार्क्स को तो पूरे क्राइटेरिया के साथ जो है वो मैच करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो ग्रेड आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक स्टेप स्टार्ट होगा और एक हमारे पास स्टॉप होगा। मार्क्स हमने ले लिए, लेट द मार्क्स बी एम, ठीक है। कंपेयर द मार्क्स, यहाँ पे अब मार्क्स जो है हम उसको वैल्यू यहाँ पे असाइन भी कर सकते हैं, अगर वो 100 है या 20 है या 40 है। यहाँ पे उसने मार्क्स को वैल्यू असाइन नहीं की, सो दैट्स ओके। अगर नहीं भी वैल्यू असाइन की, जैसे हम पीछे ए बी सी को वैल्यू असाइन कर रहे थे, तो यहाँ पे मार्क्स को अगर वैल्यू असाइन नहीं की तो इट डजंट मीन कि ये प्रोग्राम गलत है। वो ये हो सकता है कि यूजर अपनी तरफ से मार्क्स एंटर कर देता। अब क्या करेगा, मार्क्स को कंपेयर करेगा, अगर वो 80 या 80 से बड़े हैं तो जो है वो हमारे पास कौन सा ग्रेड आना चाहिए, A1, ठीक है। और गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 क्या करेगा, अगर ये वाला कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू हो गई, यानी कि उसके मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं, तो प्रोग्राम तो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे ही वो क्या करता है, यहीं से आगे उसने लिखा है स्टेप 3 गो टू स्टेप 13, यानी स्टेप 13 इस प्रोग्राम का लास्ट स्टेप होगा, जो कि स्टेप 13 क्या बता रहा है, टू स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी उसके मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा नहीं है, उसके मार्क्स लेट्स सपोज 60 है, फिर अगला क्राइटेरिया जो है वो कंपेयर होना चाहिए, तो उसकी उस सूरत में वो क्या करे, स्टेप 4 पे चला जाए। स्टेप 4 क्या बताता है, अगेन करेगा कंपेयर मार्क्स को। दूसरी कंडीशन अब हमने लगाई, अगर उसके मार्क्स 70 से ग्रेटर हैं तो फिर हमें उसको कौन सा ग्रेड असाइन करे, ग्रेड ए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो अगेन स्टेप 13 के ऊपर जाए। स्टेप 13 बता रहा है स्टॉप द प्रोग्राम। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो कौन से स्टेप पे चला जाए, स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 क्या बता रहा है, अगेन वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है, जिसके अंदर अब वो 60 वाले
वैल्यू कंपेयर होगी 80 और 70, अब 60 के साथ कंपेयर करेगा। अगर 60 से ग्रेटर हैं तो बी ग्रेड असाइन करे। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो 13 के ऊपर जाके, स्टेप नंबर 13 के ऊपर जाके प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। अदरवाइज स्टेप 8 के ऊपर जाए। स्टेप 8 क्या बता रहा है, अगेन वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है। अब मार्क्स को वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 होंगे। अगर तो ऐसा है तो उसको ग्रेड सी असाइन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेप 13 के ऊपर जाके प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज वो स्टेप नंबर 10 के ऊपर जाएगा। स्टेप 10 क्या बताता है, कंपेयर द मार्क्स अगेन। अब वो 40 वाले क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करेगा। 40 के ऊपर हमने क्या बात की थी, ग्रेड डी असाइन करे। अगर भी उसके मार्क्स लेट्स सपोज 40 हैं या 43 हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो प्रोग्राम 13 स्टेप के ऊपर जाके स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज जो लास्ट कंडीशन है वो चेक की जाएगी स्टेप नंबर 12 के ऊपर जाते हुए, जो कि क्या है, अगर उसके मार्क्स 33 से लेस हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं, तो उसको जो है वो ग्रेड ई असाइन करे। और इस अगर 33 भी नहीं आते तो ऑब्वियसली इससे लेस हैं, तो उस सूरत में उसको क्या ग्रेड असाइन कर दे, अनग्रेडेड, और फिर उसके ऊपर स्टॉप हो जाए। स्टेप नंबर 13 स्टॉप को बताता है। स्टेप नंबर 13 आपके पास हर स्टेप के बाद मेंशन है। क्यों? क्योंकि अगर उस हर इन पांचों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी ना, लेट सपोज स्टेप 4 वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उसको उसके बाद जितने ये सारे स्टेप्स हैं उन सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 4 के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोग्राम को जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए। तो इस वजह से जो स्टेप 13 है वो हर स्टेप के बाद मेंशन है कि वो कंडीशन ट्रू होने के बाद प्रोग्राम क्लोज हो जाए। स्टेप 13 स्टॉप स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करिए, दैट मींस एंड ऑफ द algorithm. So this is how we will write an algorithm for grading, for giving a grade against some marks based on the criteria. एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना, यानी कि उसको उतना टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे हम नंबर की पावर लेते हैं, जैसे अगर कहा जाए 2 की पावर 5, तो 2 इटसेल्फ 2 से मल्टीप्लाई होता है 5 टाइम्स तक। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। आई होप आप लोगों का मैथ का तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई ही। आप लोगों को मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके से हम एल्गोरिथम्स लिख रहे हैं, इसी तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी। तो उसके लिए हमने जो है एक तो सबसे पहले नंबर लेना है, ठीक है, और जिसका हमने एक्सपोनेंट फाइंड करना है। लेट्स सपोज वो नंबर यहाँ पे जैसे वो आगे बता रहा है, एक नंबर हो और उसकी पावर, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर है और उसकी कितनी पावर हमने फाइंड आउट करनी है। आउटपुट क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन नंबर, यानी उस नंबर की पावर। प्रोसेसिंग क्या होगी कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, कब तक, जब तक वो उसके एक्सपोनेंट के इक्वल नहीं हो जाता। यानी उसका एक्सपोनेंट अगर 10 है तो वो नंबर अपने आप से ही 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो हम स्टार्ट देंगे स्टेप 1 से। अब वो हमने दो चीजें बात की थी, नंबर होना चाहिए और एक्सपोनेंट। नंबर को उसने n से रिप्रेजेंट किया, एक्सपोनेंट को e से। नंबर उसने लिया 8, एक्सपोनेंट उसने क्या लिया 5, यानी 8 की पावर हम क्या लेंगे 5 लेंगे। अब यहाँ पे उसने दो वेरिएबल्स लिए, ठीक है, एक दोनों वेरिएबल्स जो हैं, एक हमारे पास पावर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जब पावर जो है हमारे पास 1 होगी, फिर पावर 2 होगी, फिर पावर 3 होगी, फिर पावर 4 होगी और फिर पावर 5 होगी, या जिसके अंदर हमारे पास वो मल्टीप्लाई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होके उसका आंसर आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया है दैट इज के, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो किस लिए उसने लिए हैं। पी नंबर जो है हमारे पास वो इस वजह से लिया है कि वो नंबर इटसेल्फ खुद से मल्टीप्लाई हो और उसका आंसर जो है वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो, ठीक है। अब डायरेक्टली तो 8 की पावर पहले 1 टाइम होगी, फिर 8 की पावर 2 टाइम्स ली जाएगी, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 8 1 टाइम्स हो गया ना, उसका आंसर आ गया। फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 सेकेंड टाइम होगा। अब ये दोनों का जो आंसर, जो पिछला 8 मल्टीप्लाई बाय 8 था और नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 8 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐड होगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो पावर ली जाएगी, जिसके अंदर के जो है वो के को भी वैल्यू 1 असाइन कर दी गई है और पी को भी वैल्यू 1 असाइन कर दी। के जो वेरिएबल है हमारे पास वो इस एक्सपोनेंट को कंट्रोल कर रहा है, एक्सपोनेंट नंबर को, यानी कि के की वैल्यू जब 1 है इट मींस 8 की पावर पहले 1 टाइम्स ली जाएगी। जब के की वैल्यू 2 होगी तो 8 इटसेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जब के की वैल्यू 3 होगी तो 8 इटसेल्फ
अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जब k की वैल्यू 4 होगी तो 8 इटसेल्फ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और k की वैल्यू जब 5 होगी तो 8 खुद से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक्सपोनेंट नंबर को कंट्रोल करने के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया, k, और 8 जब वो मल्टीप्लाई हो के जो आंसर आता जाता है उसके लिए हमने p वेरिएबल लिया है। 8 जब खुद से मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो p के अंदर वैल्यू स्टोर होती जाएगी। आई होप कि मैं आप लोगों को सही तरीके से ये क्लियर कर पाई हूँ या नहीं। अगर नहीं भी समझ आता तो बच्चों आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है। अच्छा, अब इसको हमने 1 से, प्रोडक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको 1 से हम असाइन कर देते हैं। अगर 0 से असाइन कर दें तो कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। इस वजह से हमने इन दोनों वेरिएबल्स को 1 से असाइन किया है, जो कि काउंट रखेंगे। p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय n। p की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू 8 है। तो पहले हमारे पास जब 8 की वैल्यू हमारे पास 8 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके 8 ही आएगा। नेक्स्ट टाइम वो क्या होगा, इंक्रीमेंट k बाय 1। जो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, 1 से इंक्रीमेंट होकर k इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो अब क्या होगा, 8 अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद देखेंगे चेक इफ वैल्यू ऑफ k इज लेस देन और इक्वल टू e। जब तक k की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, यानी इसके इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, k की वैल्यू जब अगली दफा जब ये हमारे पास यही स्टेप जो है वो, अगर यहाँ पे कंडीशन चेक की ना, अब k की वैल्यू 1 थी, k प्लस 1 हो के k की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब जब हमने ये कंडीशन चेक की तो 2 इज लेस देन 5, 2 5 के इक्वल नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि इफ k इज लेस देन इक्वल टू E, then go to step 3, otherwise go to step 6। तो अभी हमारे पास k की वैल्यू 2 हुई है जबकि एक्सपोनेंट 5 है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे दोबारा जाएंगे। दोबारा अब p के अंदर पहली वैल्यू 8 थी तो उसको हम दोबारा n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, p मल्टीप्लाई बाय n, p की वैल्यू 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया। इट मींस के 8 अब 2 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगी k की वैल्यू 1 के साथ, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगेन ये वाली कंडीशन चेक करेंगे जो कि ट्रू नहीं हुई है, तो हम स्टेप 3 पे जाके दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 के बाद जो आंसर आया था वो p के अंदर सेफ था, तो वो 16 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा दोबारा, और k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगी। तो जब तक k की वैल्यू 5 नहीं होती ये चीज रिपीट होती जाएगी, और एंड पे जब k की वैल्यू 5 हो जाएगी तो हमारे पास 8 की पावर 5 कैलकुलेट होके आ जाएगी, जो कि p वेरिएबल के अंदर सेव होगी। तो हम p वेरिएबल को एज अ आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर देंगे और हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। I tried my best to make you understand this topic, कि लेकिन आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग अभी नई है, आप लोगों को अभी नहीं समझ आ रही होगी कि p क्या है और k क्या है, कहाँ से आए हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर नहीं भी समझ आई तो जितनी समझ आ गई बस उतना ही इसको भी रखें। जब हम प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट करेंगे ना, जब प्रोग्राम हम लिखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन कैसे है, p क्यों लिखा है, k कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोग्राम के अंदर क्लियर होंगी। अभी हम सिर्फ एल्गोरिदम लिख रहे हैं और हम सिर्फ अभी समझ रहे हैं कि एल्गोरिदम किस तरीके से जो है वो लिखा जाता है। अगला एल्गोरिदम है प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक जितने ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11, 2 के डिफरेंस इनके बीच में आता है। तो इसके अंदर हमें कोई इनपुट गिवन नहीं है, सीधा कहा गया कि 1 से लेकर 100 तक जो है वो वैल्यूज के अंदर जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनको प्रेजेंट करें। आउटपुट हमारे पास क्या होगी, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। प्रोसेसिंग क्या होगी, एक वेरिएबल हम ले लेंगे जिसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे और उसको प्रिंट करते रहेंगे 2 के इंक्रीमेंट के साथ 99 तक। 100 तक नहीं प्रिंट करेंगे, क्यों, क्योंकि 100 इवन नंबर हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम स्टेप 1 से। एक हमने वेरिएबल ले लिया, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करना है ना, तो 1 वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम कोई भी वैल्यू जो है वो वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं। तो हमने k वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू क्या कर दी, 1। तो 1 हमें पता है, k की वैल्यू भी 1 है, 1 ऑड नंबर है, तो हम क्या कर देंगे, आउटपुट k, यानी k को और डिस्प्ले कर दिया। 1 तो डिस्प्ले हो गया, 3 कैसे डिस्प्ले होगा, हमने 1 से लेकर 100 तक करना है ना, तो 1 के बाद तो 3 आता है।
3 जो है वो किस तरीके से आता है, अगर हम 1 के अंदर 2 ऐड कर दें तो 3 आएगा, सिमिलरली 3 के अंदर 2 ऐड कर दें तो 5 आएगा, 5 के अंदर 2 ऐड कर दें तो 7 आएगा। ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि जो प्रीवियस नंबर है उसके अंदर 2 ऐड करते जाएं तो हमारे पास ऑड नंबर्स आते जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी जो k वाली वैल्यू थी उसी के अंदर हमने क्या कर दिया, k इज इक्वल टू k प्लस 2। k की वैल्यू कितनी थी 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 3। तो अब वो क्या करेगा, जब तक हमारे पास ये 3 जो है वो 100 तक नहीं पहुंचता, जब तक वैल्यू 100 नहीं होती, वो जो है स्टेप नंबर 2 को रिपीट करता जाएगा। यहाँ पे देखें k की वैल्यू जब तक 100 तक नहीं पहुंचती, अभी k की वैल्यू 3 है, जब तक 100 तक नहीं पहुंचती वो स्टेप 2 के ऊपर दोबारा जाएगा और 3 को अब जाकर डिस्प्ले कर देगा। 1 को उसने पहले डिस्प्ले कर दिया था, अब 3 को डिस्प्ले कर देगा, अब उसके अंदर अगेन इंक्रीमेंट कर देगा, 3 प्लस 2 कितने हो गए 5। देखिए 5 अभी भी 100 से लेस है तो वो दोबारा स्टेप 2 पे जाएगा और 5 को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से जब तक वो 100 तक नहीं पहुंचता स्क्रीन के ऊपर हमारे पास सारे ऑड नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी राइट एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग दी ऑड नंबर्स। इसी तरीके से आपके पास इवन नंबर्स का भी हम कर सकते हैं, वो हम 2 से स्टार्ट लेके और उसके अंदर 2 इंक्रीमेंट करके उसको भी हम जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटर वैल्यू से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू पे जा रहे हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि क्या बता रही है, 27, 24, 27 से लेकर -6 तक जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर भी कोई इनपुट हमें जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है। हमने 27 से लेकर 6 तक जो नंबर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है विद द सब्ट्रैक्शन ऑफ 3। तो हम क्या कर देंगे, इसको प्रोसेस कैसे करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे जिसकी वैल्यू 27 से स्टार्ट हो रही है और वो वेरिएबल कब तक एग्जीक्यूट हो, जब तक उसकी वैल्यू -6 तक नहीं होती। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में किस तरीके से जा सकते हैं, माइनस करेंगे ना, प्रोसेसिंग क्या होगी, माइनस वाली यूज होगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 हमने ले लिया स्टार्ट, इनिशियलाइज वेरिएबल के टू 27। 27 हमने क्यों लिया, एक वेरिएबल हमने लिया k जिसको हमने वैल्यू क्या दी 27, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या क्या कहा गया कि 27 से आपने डिस्प्ले करने ऑनवर्ड। तो k की वैल्यू 27 आ गई, सबसे पहले हमने k को डिस्प्ले कर दिया, स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपके पास 27 लिखा हुआ डिस्प्ले हो जाएगा। अब 27 के बाद अगली वैल्यू क्या आनी चाहिए 24। तो हमें पता है कि 27 के बाद 24 कैसे आएगी कि हम 27 में से क्या कर देंगे -3। तो हमने सिंपल क्या किया, k इज इक्वल टू k -3, यानी 27 -3 24 आ गया। तो अब हमने देखना है कि क्या 24 -6 से ग्रेटर है, ये उससे ग्रेटर है अभी तक। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे स्टेप 2 के ऊपर, दोबारा से जाके उसको परफॉर्म कर देंगे। k की वैल्यू 27 -3 24 हो गई थी, तो हमने जो है वो 24 को डिस्प्ले कर दिया। अगेन 24 के अंदर अब 3 का डिक्रीमेंट हुआ तो 24 -3 विच इज इक्वल टू 21। तो 21 वैल्यू इस तरीके से जब तक माइनस माइनस हो के वैल्यू -6 तक नहीं जाती तब तक ये चीज इस तरीके से सीक्वेंस के ऊपर साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती जाएगी। और जब k की वैल्यू -6 हो जाएगी तो हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी एंड वी विल एंड हियर। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। सॉरी बच्चों अगर आप लोग इससे परेशान हो रहे होंगे, ठीक है, कि ये सारी क्या चीज़ है, बस इसको समझ लो कि एल्गोरिदम जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। आप लोगों को आसान आसान एल्गोरिदम में प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। आखिरी प्रोग्राम जो कि मैं आप लोगों को, अच्छा इसके बाद आपके पास बुक के अंदर 3 मजीद एल्गोरिदम्स गिवन है, 13 तक गिवन है, वो आपका होम असाइनमेंट है, आपने उनको समझना है और उनको आपने करके भेजना है, ठीक है। आई फॉरगॉट टू ऐड दैट स्लाइड बट आई एम टेलिंग यू वर्बली कि आपने असाइनमेंट करनी है। असाइनमेंट नंबर 3 है इस वीक की कि प्रॉब्लम 11, प्रॉब्लम 12 एंड प्रॉब्लम 3 के एल्गोरिदम्स को समझ के आपने मुझे एज ए असाइनमेंट करके अपने नाम के साथ ग्रुप के अंदर सेंड करने हैं। ओके, लास्ट हमारे पास जो है एल्गोरिदम है फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। इवन नंबर्स अब हैं,
पहले हमने उनका सम फाइंड करना है, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 जितने भी आगे इवन नंबर आते हैं 100 तक, वो सारे आपस में ऐड हो जाए और एंड पे हमारे पास एक आंसर आ जाए। तो इसके अंदर भी सोल्यूशन इनपुट कोई भी नहीं है, हमें रिक्वायर आउटपुट इसकी क्या है कि सम चाहिए हमारा 2 से लेकर 100 तक। प्रोसेसिंग क्या होगी कि हम सारे नंबर्स को आपस में, सारे इवन नंबर्स को आपस में ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि सम के अंदर ऑलरेडी अगर कोई वैल्यू मौजूद हुई तो 2 + 1 वो तो ऑड कर देगा इसको, तो सम के टाइम पे हम उसको 0 वैल्यू असाइन कर देते हैं। एक और वेरिएबल लिया जिससे हम 2 को स्टार्ट करवाएंगे, जिसके अंदर हम ये 2 को सेव करेंगे, तो हमने के वेरिएबल ले लिया, 2 वेरिएबल लिए, एक सम और एक के। अब हम क्या करेंगे, के को सम के अंदर ऐड करते जाएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस के, यानी 0 + 2 कितना हो गया, 2 आ गया। अगली दफा अब के की वैल्यू, अब सम की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, और के के अंदर इंक्रीमेंट हो गया 2 + 2 = 4। अगली दफा ये दो वैल्यू आपस में यहाँ पे ऐड हो रही हैं। ये वैल्यूज कब तक के अंदर कब तक इंक्रीमेंट होता जाए, जब तक वो 100 तक नहीं पहुंचता। जब के की वैल्यू 100 से जब तक लेस है, ये चीज रिपीट होती जाए, के अंदर 2 का इंक्रीमेंट होता जाए और के किसके अंदर ऐड होता जाए, सम के अंदर ऐड होता जाए। 2 का इंक्रीमेंट क्यों लगाया है, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए, तो 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6। अगर हम यहाँ पे k + 1 कर देते हैं तो 2 + 1 दैट विल मेक इट ऑड नंबर्स, तो हमें ऑड नंबर्स का सम नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जब तक 100 तक k की वैल्यू नहीं पहुंच जाती, ये चीज रिपीट होती रहेगी, सम कैलकुलेट होता रहेगा। एंड पे जब 100 तक वैल्यू पहुंच गई, सम कैलकुलेट हो गया, तो हम सम को डिस्प्ले कर देंगे एंड वी विल स्टॉप द प्रोसेसिंग हियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने सिंपल एल्गोरिथम्स डिस्कस किए हैं, प्रॉब्लम्स के एल्गोरिथम्स डिस्कस किए हैं। इन प्रॉब्लम्स को आप लोग जब प्रोग्रामिंग के अंदर लिखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 12 एंड 13 को समझना है और उनकी अपनी वर्डिंग में आपने एल्गोरिथम मुझे लिखकर उसका सेंड करना है विद योर नेम विद इन 24 आवर्स, सो दैट आई कैन मार्क योर अटेंडेंस। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बुक से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं समझ आया यू कैन री वॉच दिस लेक्चर, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क इन द सब्जेक्ट ग्रुप। आपको कोई भी क्यूरी है तो आप क्वेश्चन उस सब्जेक्ट ग्रुप में कर सकते हैं। हैव अ गुड डे अहेड, स्टे ब्लेस्ड बच्चों, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।